और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई के मलाड इलाके में देर रात बड़ा हादसा हुआ है। न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा बगल के 3 मंजिला मकान पर गिरा, जिससे 9 लोगों की दुखद मौत हो गई। हादसे के बाद मलबे से 3 बच्चों और 3 महिलाओं समेत कुल 17 लोगों को निकाला गया। इनमें से ही 9 की मौत हुई है। बाकी 9 लोग अभी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की टीम हादसे के बाद से ही मौके पर बचाव और राहत के काम में जुटी है। तो मुंबई में अभी बारिश शुरू हुई है और इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यम, बेहद दुखद ये हादसा, और कब तक इस तरह की खबरें हम मुंबई से देखेंगे? क्यों मुंबई तैयार नहीं होती है बारिश के लिए? जब हर साल बारिश होनी है तो तैयारियां क्यों नहीं होती पूरी? जी, हर साल के तरफ इस साल भी मुंबई महानगर पालिका और मुंबई की महापौर लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि इस बार भी मुंबई ने पूरी तरह से बारिश की तैयारी कर ली है। लेकिन कल जो दिन भर बारिश थी उसी का नतीजा है कि कल रात 11:15 बजे के करीब मालोनी का इलाका है, मालोनी में 8 नंबर गेट के सामने का ये न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिली इमारत थी, 4 महले की इमारत थी। पूरे सामने की 2 महले की 3 महले की इमारत पे 3 घरों पे गिरी, जिसका पूरा मलबा देखेंगे एक के बाद एक नीचे गिरा। उसके अंदर कुछ बता रहे हैं यहाँ स्थानिक लोगों के मुताबिक 18 से 20 लोग उस समय घर में मौजूद थे। सभी लोग अंदर दब गए थे। फिलहाल देर रात का समय था, पूरा रात इस जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन है मुंबई फायर ब्रिगेड की तरफ से और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से किया गया, जिसमें से 17 जन को रेस्क्यू कर लिया गया है। 17 जन में से 9 जन की मृत्यु बताई जा रही है और 8 लोग हैं अभी जख्मी, उनको जिसको नज़दीक के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया है। फिलहाल आप मलबा देख सकते हैं, देर रात का समय है, सुबह हो गया। रात भर इसी तरह से जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाने का काम शुरू है और सर्च मुहिम है जो मुंबई महानगर पालिका के जेसीबी के माध्यम से शुरू है। दूसरे बगल में देखेंगे जो घर को लग के इमारत गिरी थी उसका कुछ आधा हिस्सा दीवार टूटा हुआ, दीवार पड़ा हुआ है। बाकी का जो घर है 1+3 ऐसा स्ट्रक्चर था, पूरी तरह से वो गिर गया है और उसी के मलबे के अंदर ये 18 से 20 लोग जो दबे हुए बताए जा रहे थे, जिसको देर रात ऑपरेशन करके सर्च ऑपरेशन में 17 लोगों, तकरीबन 3 बच्चे थे और 3 महिला थी, सभी को है इस जगह पे मुंबई महानगर पालिका के जवान और मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान ने रेस्क्यू कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट्स के लिए। तो सत्यम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये दुखद हादसा हुआ और कुल 17 लोग थे जो इस मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनमें से 9 की दुखद मौत हो गई और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच हादसे पर मुंबई जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर क्या जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक 3 माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले हैं। और बाकी प्रतिमा देखिए, मुंबई में हर साल बारिश आती है और हर साल इस तरह के हादसे पेश आते हैं और बुधवार का दिन यानी कल का दिन तो मुंबई के लिए हादसों भरा दिन रहा। मॉनसून की पहली बारिश कहीं जानलेवा साबित हुई तो कहीं भारी नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलाड में 9 लोगों की मौत हो गई। खासवाला कंपाउंड में भी हादसा हुआ और तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये जर्जर इमारतें हैं जो बारिश नहीं झेल पाती हैं और भरभरा कर टूट जाती हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। आम जनता की जान चली जाती है ऐसे हादसों में और ना जाने और ऐसे कितने हादसों के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी, क्योंकि हर साल कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह के हालात मुंबई में पैदा हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो जो भी जर्जर पुरानी इमारतें हैं वो हादसे का शिकार हो जाती हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और बुधवार के दिन किस तरह से हादसे हुए ये तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं। मुंबई से सटे मुंब्रा शहर के घासवाला कंपाउंड में एक मकान पर दीवार गिर गई। हादसे के वक्त मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। गनीमत रही कि बुजुर्ग की जान बच गई। एक हादसा ठाणे के सावरकर नगर में भी हुआ, जहां भारी बारिश से पंचामृत अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां अब भी दबी हुई हैं। ठाणे के सावरकर नगर में भारी बारिश से पंचामृत अपार्टमेंट की दीवार गिरी। दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां दबी।
तेज बारिश के चलते मुंबई से सटे मुंब्रा के घासवाला कंपाउंड में एक घर पर गिरी मालिक टावर की बाउंड्री। बाल बाल बची घर में मौजूद बुजुर्ग शख्स की जान, लेकिन घर पूरी तरह से तबाह। मुंबई में रात से ही झमाझम बारिश। मुंबई समेत पूरे कोंकण में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ का महाराष्ट्र के रायगढ़, ठाणे और पालघर इलाके में 5 टीमों को तैयार रहने का निर्देश। मुंबई में मानसून के पहले ही दिन जमकर बरसे बादल। चेंबूर इलाके में सबसे ज्यादा 297 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में भरा पानी। लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। बारिश से सबसे मध्य मुंबई प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा हिंदमाता, सायन, कुर्ला और माटुंगा जैसे इलाके रहे बेहाल। सायन के पुलिस स्टेशन में भरा पानी। पहली बारिश में मुंबई के गिरगांव इलाके में भी भरा पानी। गिरगांव चौपाटी के आसपास की सड़कों का बुरा हाल। दिन में आए हाई टाइड की वजह से समंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठी। बारिश के चलते वडाला स्टेशन पर घंटों फंसे रहे यात्री। लोकल ट्रेन के प्रभावित होने से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। वडाला रेलवे स्टेशन के बाहर भी ट्रैफिक जाम दिखा। मध्य मुंबई में रेल पटरियों पर पानी भरने की वजह से वडाला और शिवडी के बीच घंटों रुकी रही ट्रेनें। ट्रेन में फंसे यात्रियों को रेलवे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मुंबई की हार्बर रेल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। करीब आधा दिन पानी में डूबी रही। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी के वाशी, बेलापुर और पनवेल जाने वाली यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के दादर टीटी इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। लोगों की मदद करते दिखे मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान। बीच सड़क पर फंसी गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। मुंबई के किंग सर्कल में कल सुबह से ही बारिश का दिखा कहर। सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी दिखी। और चलिए इसी अंदाज में कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं। मध्य मुंबई की कुर्ला इलाके में फिर दिखा पिछले वर्षों की तरह हाल। पानी में फंसी लोकल ट्रेन। पुलिस वालों ने यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मुंबई के उपनगर में भी दिन भर पानी की मनमानी से जूझते रहे लोग। कांदीवली, मलाड और गोरेगांव इलाकों में भरा पानी। सड़कों से लेकर पॉश सोसाइटियों तक जलमग्न दिखे। मुंबई के बाहरी इलाके दहिसर में भी भारी बारिश से लोगों का घर से निकलना हो गया मुश्किल। दहिसर की जयराज बिल्डिंग में भी भरा पानी। बारिश से मुंबई के माटुंगा इलाके का बुरा हाल रहा। मध्य मुंबई के माटुंगा और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें तालाब जैसी नजर आई। मॉनसून की पहली बारिश ने मुंबई के पॉश इलाके जुहू का भी बुरा हाल कर दिया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण बंगले के बाहर 1 फीट तक भरा पानी। मुंबई के धारावी इलाके में बारिश की वजह से बड़ा हादसा। सड़क पर भरे पानी में आया बिजली का करंट लगने से एक शख्स घायल। स्थानीय लोगों ने लकड़ी के सहारे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के पास पालघर में मानसून की पहली बारिश में बह गया एक छोटा पुल। पालघर बोईसर रास्ता बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। पालघर में गोरहे खनीवली मार्ग पर बन रहे पुल से ट्रक पलटा। ट्रक का ड्राइवर घायल। पुल के ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप। कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। कहा, जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। राष्ट्रहित में सोचने वाली बीजेपी इकलौती पार्टी। जितिन प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस का हमलावर अंदाज। कहा, इतना कुछ देने के बाद ये फैसला सहूलियत की राजनीति है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर पहले जितिन को कूड़ा कहा, फिर ट्वीट हटाया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। बोले, प्रियंका गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान होती तो जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर नहीं जाते। जितिन का जाना दुखद। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, पार्टी को जमीन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर आत्मचिंतन करना चाहिए। हरीश रावत बोले, जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़ की तरह। मुंबई से ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो आपको हम बताने वाले हैं। मुंबई के मलाड इलाके में देर रात बड़ा हादसा हुआ है। न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा बगल के 3 मंजिला मकान पर गिरा, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मलबे से 3 बच्चों और 3 महिलाओं समेत कुल 17 लोगों को निकाला गया। इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग अभी घायल हैं।
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की टीम हादसे के बाद से ही मौके पर बचाव और राहत के काम में जुटी हुई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार देर रात से ही जारी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में मानो हड़कंप मचा हो। रोते बिलखते परेशान लोग आपको इन तस्वीरों में दिख सकते हैं, क्योंकि अचानक ही देर रात हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई भी मलबे में फंसा हो उसे बचा लिया जा सके। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो भारी बारिश का अलर्ट अभी भी मुंबई में बना हुआ है। एक दिन की बारिश में ही किस तरह के हादसे मुंबई में हो गए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो बेहद दुखद हादसा मुंबई के मलाड में हुआ है, जिस पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हादसे पर मुंबई जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा आप जान लीजिए। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक तीन माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलाड से ही जिस जगह पर हादसा हुआ है वो वहां मौजूद है। सत्यम, अभी की क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हो चुका है या अभी भी काम चल रहा है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। 2 जेसीबी है बीएमसी से। दोनों जेसीबी देर रात से आई है इस जगह पे और मलबा निकालने का काम कर रही है। फिलहाल मलबा है 1+3 ग्राउंड प्लस ऐसा 4 महले की इमारत थी। पूरी 4 महले की इमारत गिरने की वजह से पूरा मलबा है, भारी संख्या में था। इस जगह पे पूरा निकालने का काम चल रहा है। मलबे के नीचे कुछ लोग दबे होने की आशंका स्थानिक लोगों के जानकारी जो दे रहे हैं उसके मुताबिक सामने आ रही है। उसके अकॉर्डिंग मुंबई फायर ब्रिगेड के जो जवान है, बीएमसी के जो जवान है, लगातार वो मलबा निकाल के लोगों वहाँ उसके नीचे जो फंसे होने की आशंका बताई गई उनकी शोध मुहिम है, जो सर्च ऑपरेशन वो कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई महानगर पालिका के जो जवान है वो फायर ब्रिगेड के 17 लोग इस मलबे में देर रात के समय निकाले गए थे। 17 लोग को जिसको रेस्क्यू किया गया था उसमें से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल 8 लोगों के ऊपर नज़दीक के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं 3 इमारत बिल्डिंग घर है, तीनों घर एक के ऊपर एक गिरने की वजह से इस जगह पे भारी मलबा हो गया था, जमा हो गया था और देर रात का समय था, 11:15 बज रहे थे। कल पूरे मुंबई में ज़ोरदार बारिश थी और इसी बारिश के वजह से ये घर है जो कोलैप्स हो गया था, गिर गया था, जिसके वजह से मलबे में इस जगह पे तीनों घर के रहने वाले 3 से 4 फैमिली की पूरी तरह से दब गई थी। जी सत्यम, एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि इस वक्त बारिश क्या वहाँ पर हो रही है, क्योंकि अलर्ट तो अभी भी जारी किया गया और साथ ही उस इलाके में क्या इस तरह की और भी बिल्डिंग्स हैं जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं है? क्या उन्हें आइडेंटिफाई करके लोगों को शिफ्ट करने के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? जी, मालोनी इलाका पूरा गहरा सकरा एक इलाका है और बहुत ही ये कंजेस्टेड एरिया होने के वजह से यहाँ 1+3 आप जो भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आजू बाजू के जितने भी घर बने हैं यहाँ पर सभी घर है 1+3 ऐसा 4 माले का इमारत है, जो कि ये बीएमसी की तरफ से इनलीगल बताया जाता है। फिलहाल इसी के वजह से मुंबई में बारिश होने की वजह से हर साल मुंबई के मालोनी में जो घर होते हैं कोलैप्स होने की, गिरने की घटना सामने आती है। फिलहाल आज सुबह से आसमान में जब देखेंगे तो पूरा काला बादल छाया हुआ है। बारिश से थोड़े समय से हुआ, कुछ समय पहले से बारिश की शुरुआत है। फिलहाल बारिश हो रही है। मुंबई मॉनसून विभाग ने अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट है उसके। जी सत्यम, तो देखिए सत्यम बता रहे हैं कि इस वक्त भी जोरदार बारिश मुंबई के कई इलाकों में हो रही है और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहां पर भी कुछ हद तक बारिश ही बाधा बन रही है, क्योंकि जिस इलाके में ये बिल्डिंग गिरी है बेहद सकरा इलाका है। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। सत्यम, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, बुधवार का दिन मुंबई के लिए हादसों भरा दिन रहा। मानसून की पहली बारिश कहीं जानलेवा साबित हुई तो कहीं भारी नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए, मलाड में बिल्डिंग गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई से सटे मुंब्रा शहर के घासवाला कंपाउंड में एक मकान पर दीवार गिर गई। हादसे के वक्त मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। गनीमत रही कि बुजुर्ग की जान बच गई।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मलाड में जहां पर 9 लोगों की दुखद मौत हो गई, और एक दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वहां पर बाल एक बुजुर्ग की जान बच गई। वहां पर भी हादसा हुआ, घर पर ही वो मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते, समय रहते वो वहां से निकल गए और उनकी जान बच गई। तो बुधवार का दिन मुंबई पर बहुत भारी रहा, कई इलाकों में हादसे पेश आए और उन्हीं से जुड़ी ये अपडेट्स और तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। तो मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में हादसे की तस्वीर आई और वजह रही बारिश। मलाड में 9 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एक 4 मंजिला इमारत 3 मंजिला मकान पर जा गिरी। इसमें 18 लोग बताए जा रहे हैं कि मलबे के अंदर दब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसमें भी खासी दिक्कत पेश आई। फायर ब्रिगेड की टीम को स्थानीय प्रशासन जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था, बारिश की वजह से मुश्किलों के बावजूद इसमें से 18 लोगों को निकाला गया, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई है और जो 8 लोग हैं वो घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो महाराष्ट्र में मॉनसून दस्तक दे चुका है और पहली ही बारिश ने मुंबई की पोल खोलकर रख दी है। पहली ही फुहार में बीएमसी की तैयारियों के दावे पानी के साथ बह गए। मॉनसून की पहली बारिश ने दरियादिल मुंबई को दरिया में बदल कर रख दिया। शहर में चारों ओर पानी का कब्जा हो गया। कहीं लोग 2 व्हीलर खींचते नजर आए, तो कहीं गाड़ियों को धक्के लगाने की नौबत आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पार करने के लिए रस्सी तक का सहारा लेना पड़ा। शाम होते होते पानी ने आम मुंबईकर की हालत पस्त कर दी और देश की आर्थिक राजधानी का यह हाल पहली बार नहीं हुआ। मुंबई के मशहूर अंधेरी इलाके की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 2020 की है और दूसरी 2021 की। अब सायन इलाके का हाल देखिए। पिछले साल यहाँ जिस तरह पानी भरा, वैसा ही हाल इस साल भी है। किंग सर्कल का इलाका तो पानी भरने के लिए ही मशहूर है। बारिश होते ही हर साल ये जगह पानी से सराबोर हो जाती है। अब जरा चेंबूर का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी तस्वीर में जरा भी बदलाव नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि कैलेंडर पर भले ही साल बदलता रहे, लेकिन मुंबई का सूरत हाल कभी नहीं बदलता, जिसकी गवाह है पिछले 8 साल से मुंबई से आई ये तस्वीरें, जहां बारिश शुरू होती नहीं कि मुंबई गोते लगाने लगती है। हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे भी पानी में डूब जाते हैं। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो कैसे बयानों की रस्म अदायगी करके सब कुछ भूल जाते हैं, वो भी जान लीजिए, सुन लीजिए। इसे आपातकाल कहिए, क्लाइमेट चेंज कहिए, लेकिन ये स्थिति पहले कभी ना बनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कभी ना बनेगी। हमारी तैयारी है, हम रास्तों पे है, लेकिन कोई भी सिटी दुनिया भर में ऐसे मिलीमीटर के इतनी बारिश में क्रम्बल हो सकती है। मुंबई की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसे है कि जहाँ पानी और बरसात ज्यादा हो, जहाँ हाई टाइड हो, तो वहाँ रिवर्स फ्लो में पानी भर जाता है, जम जाता है। लेकिन अभी हमने 2-3 चीजें हम कर रहे हैं, जैसे विम्सोवाट की जो पंपिंग स्टेशन है 5 तो लगे हुए, 2 और लग रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की जो हमारी क्षमता है वो 25 मिलीमीटर पर आवर से लेके हम 50 मिलीमीटर पर आवर ऐसे कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने 2019 में युवा सेना के अध्यक्ष की हैसियत से बयान दिया था, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बारिश अचानक मौसम बदलने से हुई। मॉनसून मुंबई में अपनी सामान्य रफ्तार से आया और इसका अलर्ट भी मिल चुका था। बारिश भी वैसी ही हुई जैसा अंदेशा था। फिर भी बीएमसी पहली परीक्षा में फेल हो गई। और ये क्यों हुआ, उसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निकलना पड़ा। मुंबई में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को रेड अलर्ट में बदल दिया है और मुंबई वासियों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
तो मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रहे, इसकी जिम्मेदारी शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी की है। बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ रुपए का है, जो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। इसमें पानी निकासी के लिए 1150 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है। इसी तरह सीवेज डिस्पोजल पर बीएमसी 1060 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है। तो देखिए, इतना भारी भरकम बजट और हजारों करोड़ रुपए पहली बारिश में ही धुल जाते हैं। अब सवाल यह है कि मुंबई में आखिर पानी क्यों भरता है, तो इसका जवाब भी है। जवाब क्या है, जानिए। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 140 साल पुराना है। ये ड्रेनेज सिस्टम 25 से 50 मिलीमीटर पानी हर घंटे निकाल सकता है, लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत है 280 मिलीमीटर प्रति घंटे की निकासी की। हालांकि मुंबई में पिछले 80 साल से बारिश में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से पानी निकासी की जगह कम हुई है और पानी शहर में भरने लगता है। नतीजा आपके सामने। और अब खबर आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन एक आंदोलन छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी चल रहा है। पिछले 1 महीने से ये आंदोलन हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट कल हमने नमस्ते भारत में आपको दिखाई थी। और आज इस आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी आपको बताएंगे। जंगल जमीन को अधिकार दो, आदिवासी अस्मिता के लिए आगे बढ़ो, आदिवासी अस्मिता। बीजापुर सुकमा के जंगलों में आदिवासी अधिकारों की ये गूंज पिछले 1 महीने से सुनाई दे रही है और हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसलिए शासन और सुरक्षा बलों ने कटीले तारों का जाल बिछा दिया है। ये बॉर्डर भारत पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन तनाव जो है उस तनाव को समझने के लिए इन तारों को परिभाषित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली का भी एक आंदोलन है और सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से इन तारों ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था, वैसा ही कुछ बीजापुर सुकमा के सीमावर्ती इलाके में भी देखा और सुना जा रहा है। प्रशासन ने आंदोलन वाली जगह से 40 किलोमीटर पहले कंटेनमेंट जोन का बैनर लटका दिया है। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो एबीपी न्यूज की टीम को जगह जगह रोका गया। 1 घंटे के सफर के बाद जब हम आदिवासियों के बीच पहुँचे तो यहाँ नारे भी थे और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी। आदिवासियों का नरसंहार बंद करो, आज सुंदर राजगमलों से बर्खास्त हो। जब तक हमारा ये जो कैंप का जो आदेश दिए हैं, वो कैंप के बारे में जो मुद्दा है, वो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कैंप नहीं हटेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सभा खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ पे आंदोलन चलते रहेगा। जंगलों के बीच हजारों की संख्या में आखिर आदिवासी क्यों धरना दे रहे हैं, अब उसकी वजह जान लीजिए। दरअसल बीजापुर सुकमा के सरहदी इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक कैंप बनाया है। स्थानीय लोगों को कैंप से आपत्ति है और इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार का पक्ष है कि नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए कैंप जरूरी है। कैंप विवाद को लेकर ही गोलीबारी हुई थी, जिसमें महिला समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। अब ग्रामीणों की मांग है कि कैंप हटाने के साथ साथ आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई भी हो। आंदोलन लगभग 1 महीने से चल रहा है और भविष्य में इसका रोड मैप क्या होगा, इसलिए बुधवार को आम सभा बुलाई गई थी। तय हुआ कि कोरोना के चलते भीड़ कम की जाएगी, लेकिन आंदोलन की नई धुरी अब सुकमा और बीजापुर मुख्यालय बनेंगे। जो कमेटी के जो दल हैं वो अभी भूपेश जी के पास भी जाएंगे, वहाँ भी बात रखेंगे और वहाँ रख के वहाँ वो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, तो वहाँ पर भी बात रखने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आंदोलनकारियों ने बात का रास्ता जरूर खुला रखा है, लेकिन सड़क का रास्ता अब भी बंद है। जहां आंदोलन हो रहा है वहां सड़कों में इस तरह से लकड़ी डाल दिए गए हैं और यहाँ 4 पहिया वाहन आगे नहीं ले जा सकते हैं आप। और अगर आपको जाना है तो इन लकड़ियों को या तो पार करना पड़ेगा या फिर इसके बगल में जो पगडंडी है उस रास्ते से जाना पड़ेगा। आंदोलनकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लकड़ी भी सड़क से नहीं हटाया जाएगा। भीड़ जरूर छट रही है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि भीड़ कम होगी ज़रूर, लेकिन लोग यहाँ बैठेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि भीड़ है, गड्ढे हैं और लकड़ियों से इस तरह सड़कों को बाधित किया गया है। आंदोलन जारी रहेगा, अब तक यही फैसला लिया गया। स्थानीय प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल भी कई बार आंदोलनकारियों से बात कर चुका है, लेकिन बात अब तक नहीं बनी।
और लगातार खींचते आंदोलन से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह आंदोलन हो रहा है उसी इलाके में 1 महीने पहले ही आदिवासियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे। सर, क्या लग रहा है, क्या कोशिश आप लोग की तरफ से जारी है और क्या आश्वासन मिल रहा है उधर से? लगातार जिला प्रशासन के द्वारा उनसे संवाद बनाया गया है और कल जैसे चर्चा हुई थी तो पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने सहमति दी है कि जो अपनी बातें हैं उसको कानूनी तरीके से रखें। हम लोग के बहुत चैलेंज है, क्योंकि पूरा जो ये एरिया है नक्सल गतिविधि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। प्रशासन और आदिवासी अब तक किसी एक राय पर नहीं पहुंचे, लेकिन मुमकिन है कि सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद सुलह का कोई रास्ता निकले। हजारों आदिवासियों की भीड़ जंगल के बीच धरने पर बैठी है। कैसे ये लोग बारिश से लेकर धूप और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच भी डटे हुए हैं, ये भी बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। पत्थर से बने चूल्हे, लकड़ी की कलछी, ट्रैक्टर ट्रॉली की छत और पत्तियों के बीच आशियाना, यही है 1 महीने से चल रहे इस आदिवासी आंदोलन की पहचान। इन लोगों ने जंगल से जुटाए संसाधनों की मदद से ही एक अस्थायी गांव बना लिया है, जहां घी रोटी भले ही ना हो, लेकिन नून भात का इंतजाम पूरा है। जंगल है, जंगल में भगोना चढ़ा हुआ है और भगोने में चावल पक रहा है। यहाँ पर चलाने के लिए इस चावल को ये बांस की लकड़ी है और महीनों से इन्हीं लकड़ी, इसी जंगल में, इसी आग और भगोने के सहारे ये सारे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। पत्थर का चूल्हा है। चूँकि दिल्ली राजधानी है, चूँकि दिल्ली में सभी की नज़र है, इसलिए उनके खाने की चर्चा, उनके लंगर की चर्चा, किसान आंदोलन के लंगर की चर्चा हो रही थी। लेकिन बस्तर का ये आदिवासी जो इस तरह से रोज़ खाना पका रहा है पिछले 1 महीने से, इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। इसीलिए कल हमने आपको जो तस्वीर दिखाई उसके बाद ये तय किया, जाएंगे, बताएंगे, सुध लेंगे इनकी और देखेंगे, समझेंगे। देखिए, एक केवल यही चूल्हा नहीं है। इधर आइए ज़रा, इधर आइए, देखिए ये भी चावल बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी यहाँ चावल ही पक रहा है और एक चूल्हा नहीं है, एक चूल्हा नहीं है। दुर्गेश आते जाइए, इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि कैसे ये आंदोलन चल रहा है, कैसे ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ भी चूल्हे हैं और ये सब लोग खाना पका रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब आंदोलनकारियों के बीच पहुंची तो यहाँ की तस्वीरें कुछ वैसी ही थीं जैसी दिल्ली के किसान आंदोलन के दौरान दिखी थी। सर छुपाने के लिए यहाँ भी अस्थायी टेंट गाड़े गए थे, जिनमें आराम कर रही महिलाएं कई दिनों का कपड़ा लत्ता लेकर आई थी। किसी के साथ बच्चे थे तो कोई अकेले ही आंदोलन की आवाज को मजबूती देने पहुंचा था। अभी कोई जानकार मुझे कह रहा था कि जब कभी नक्सलवाद खत्म होगा तो इसी इलाके में अंतिम नक्सली मारा जाएगा। आप समझ रहे हैं ये कितना अति संवेदनशील इलाका होगा। यहाँ घर नहीं दिखेंगे आसपास आपको, ये जंगल है, यहाँ आप रात को अकेले आ नहीं सकते और अगर आप कहीं बाहर दूर शहर से आ रहे हैं तो आप दिन में भी नहीं आ सकते। लेकिन देखिए कैसे यहाँ पे माताएं और बहनें जो हैं वो ऐसे महीनों से पड़ी हैं और इसमें कुछ अभी बिछा नहीं है और बिछाने के लिए अगर कुछ है तो ये पॉलीथीन है। फर्क बस इतना था कि दिल्ली में किसानों ने धीरे धीरे अपने लिए स्थायी निर्माण कर लिया था, लेकिन आदिवासियों के पास देसी जुगाड़ था। मकसद मेरा ये है कि इस घने जंगल में कैसे आदिवासी इतने दिनों तक बैठे हैं ये आपको दिखा सकूं और दिखाने के लिए मैं सड़क से उतरकर इस गोल घेरे में आया हूं, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरा एंगल है कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे तंबू के सहारे ये लोग बैठे हैं। और ये पानी देखिए इसमें लाते हैं। इसमें क्या है? पानी है? पानी है। किस चीज़ का बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? क्या आप बोल सकते हो? आप बताओ किस चीज़ का बना है? मम्मी बना कि तुम भाषा की दिक्कत है। देखिए यहाँ पर आपको कोई इस तरह के बॉटल मिलेंगे जिसमें कपड़े बंधे हैं, या तो फिर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाए हैं। यहाँ पर कोई अगर दिल्ली बॉम्बे से आए तो एक दिन नहीं रह सकता है, लेकिन देखिए ये 1 महीने से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और ये पूरे गोल घेरे को दिखाइए कि कैसे यहाँ पर लोग बैठे हैं और केवल यही मांग कि वो पुलिस अधिकारियों को हटाएं जिनकी वजह से ये सब हुआ है। आंदोलन जारी रहेगा, भीड़ छट सकती है, यही यहाँ का निष्कर्ष है।
कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, बीजापुर। इस कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कई हाथ आगे आए। कुछ ऐसी ही कहानी बिहार के यश झा की है, जिनकी कोशिशों की तारीफ देश में नहीं विदेश में भी हुई। यश से बात की संवाददाता शिखा ठाकुर ने। छोटी उम्र, मैं तो ये सोच के ही चल रहा था कि मुझे मदद तो करनी ही है, कुछ भी हो जाए। बड़ा काम। न्यूजीलैंड की एम्बेसी से एक ईमेल आया था। नन्हे कदम, विश्व भर में देश का नाम। 32 अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, इंक्लूडिंग मी। 14 साल की उम्र, 11वीं के छात्र यश झा। महज इतनी सी नहीं रह गई है अब यश की पहचान। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर मदद की गुहार प्रशासन तक पहुंचाने वाले यश झा को आया है न्यूजीलैंड से बुलावा। क्यों और किस काम ने इस नन्ही सी जान को इतना बड़ा बना दिया, सुनिए यश की जुबानी। अभिलाष त्रिपाठी के नाम से उन्होंने मुझे इंस्टा पे ही डीएम किया था कि वो और उनका जो पूरा परिवार है वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, जिनमें उनकी 91 इयर्स ओल्ड उनकी माँ भी शामिल है, जिनका हालत बिगड़ता जा रहा है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। तो मैंने ये स्टोरी अपने जो स्टेटस में डाला कि जो मदद कर सके वो मदद, जो मदद करने में सक्षम हो वो मदद करे, या जो नहीं कर पाए वो शेयर करे कि ये और लोगों तक बात पहुंचे। और मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवारजनों ने इसे बढ़ चढ़ के शेयर किया और फिर मुझे प्रशासन से सारे प्रशासनिक मदद की आश्वासन भी दी गई और ऐसा मदद पहुंच भी गया। और अब वो लोग भी और हम लोग भी कोविड नेगेटिव हो गए हैं, उनका पूरा परिवार कोविड नेगेटिव हो गया है। यश का काम न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डन को रास आ गया। न्यूजीलैंड में पीएम से बातचीत के लिए 32 देशों के प्रतिनिधि का चयन किया गया था, जिसमें भारत के प्रतिनिधि के तौर पर पोल स्टार स्कूल मधुबनी में पढ़ने वाले यश को चुना गया। मेरा जो मीटिंग हुआ न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो शामिल थे और 32 अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, इंक्लूडिंग मी फ्रॉम इंडिया। और उस मीटिंग में अहम मुद्दा तो यही, नाम से ही पता चलता है कि पॉजिटिव मीडिया है, तो उसमें लोगों ने अपना विचार, मतलब अपना थॉट बांटा सबने कि कैसे सोशल मीडिया को हम बेटर कर सकते हैं, कैसे लोगों के पास डोर टू डोर जाके समझा सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोविड सिचुएशन है। तो मैंने वहां पे बोला कि हम सोशल मीडिया पे ही कैंपेन चला के सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज नहीं करवा सकते, हमें पीपल्स को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन ऑनलाइन मोड बट इन ऑफलाइन मोड एज वेल। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने वाले यश के स्कूल के डायरेक्टर और परिवार की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। और हो भी क्यों ना, 14 साल के यश ने काम जो बड़ा किया। इसके लिए चाहूंगा अपना कैरियर एज ए पोएट भी कर सकता है और इसने एक अच्छा काम किया है जिससे सब लोग वाकिफ हैं। तो ये सोशल वर्क है, तो इसमें भी अपना लेके चले। यश के काम ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यश को हमारी ओर से भी ढेरों शुभकामनाएं। मुंबई के मलाड में देर रात बड़ा हादसा। न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा बगल के 3 मंजिला मकान पर गिरा। 11 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। ठाणे के सावरकर नगर में भी भारी बारिश से पंचामृत अपार्टमेंट की दीवार गिरी। दीवार के पास खड़ी कई गाड़ियां दबी। मुंबई में रात से ही झमाझम बारिश। मुंबई समेत पूरे कोंकण में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ का महाराष्ट्र के रायगढ़, ठाणे और पालघर इलाके में 5 टीमों को तैयार रहने का निर्देश। मुंबई में मानसून के पहले ही दिन जमकर बरसे बादल। चेंबूर इलाके में सबसे ज्यादा 297 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाके में भरा पानी। लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। बारिश से सबसे मध्य मुंबई प्रभावित। हिंदमाता, सायन, कुर्ला और माटुंगा जैसे इलाके रहे बेहाल। सायन के पुलिस स्टेशन में भरा पानी। पहली बारिश में मुंबई के गिरगांव इलाके में भी भरा पानी। गिरगांव चौपाटी के आसपास की सड़कों का बुरा हाल। दिन में आए हाई टाइड की वजह से समंदर में 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। बारिश के चलते वडाला स्टेशन पर घंटों फंसे रहे यात्री। लोकल ट्रेन के प्रभावित होने से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। वडाला रेलवे स्टेशन के बाहर भी ट्रैफिक जाम दिखा।
मध्य मुंबई में रेल पटरियों पर पानी भरने की वजह से वडाला और शिवडी के बीच घंटों रुकी रही ट्रेनें। ट्रेन में फंसे यात्रियों को रेलवे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मुंबई की हार्बर रेल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। करीब आधा दिन पानी में डूबी रही। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी से वाशी, बेलापुर और पनवेल जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के दादर टीटी इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। लोगों की मदद करते दिखे मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान। बीच सड़क पर फंसी गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। मुंबई के किंग सर्कल में कल सुबह से ही बारिश का दिखा कहर। सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी। मध्य मुंबई के कुर्ला इलाके में फिर दिखा पिछले वर्षों की तरह हाल। पानी में फंसी लोकल ट्रेन। पुलिस वालों ने यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। मुंबई के उपनगर में भी दिन भर पानी की मनमानी से जूझते रहे लोग। कांदिवली, मलार और गोरेगांव इलाकों में भरा पानी। सड़कों से लेकर पॉश सोसाइटियां तक जलमग्न दिखी। मुंबई के बाहरी इलाके दहिसर में भी भारी बारिश से लोगों का घर से निकलना हो गया मुश्किल। दहिसर की जयराज बिल्डिंग में भी भरा पानी। बारिश से मुंबई के माटुंगा इलाके का बुरा हाल रहा। मध्य मुंबई के माटुंगा और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें तालाब जैसी नजर आई। मॉनसून की पहली बारिश ने मुंबई के पॉश इलाके जुहू का भी बुरा हाल कर दिया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण बंगले के बाहर 1 फीट तक पानी भरा। मुंबई के धारावी इलाके में बारिश की वजह से बड़ा हादसा। सड़क पर भरे पानी में आया बिजली का करंट लगने से एक शख्स घायल। स्थानीय लोगों ने लकड़ी के सहारे निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के पास पालघर में मानसून की पहली बारिश में बह गया एक छोटा पुल। पालघर बोईसर रास्ता बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। पालघर में गोरहे खानीवली मार्ग पर बन रहे पुल से ट्रक पलटा। ट्रक का ड्राइवर घायल। पुल के ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप। करीब 1 महीने बाद शर्तों के साथ बिहार भी हुआ अनलॉक। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत। फिलहाल स्कूल, कॉलेज, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। अस्पताल में जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। एमपी की राजधानी भोपाल में आज से कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी और ढील। सारे बाजार खुलेंगे। इसके लिए दुकानदारों और दुकानों के स्टाफ को लगाया गया टीका। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में आज से फिर सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें। सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो जाएगा। बसों में 50% यात्रियों के सफर करने की इजाजत। फिलहाल दूसरे राज्यों के लिए बसों की आवाजाही बंद। दिल्ली में जहां वोट वहीं वैक्सीन अभियान की शुरुआत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिमारपुर इलाके के पोलिंग स्टेशन से शुरुआत की। घर घर वैक्सीन की पर्ची पहुंचाएंगे बूथ लेवल ऑफिसर। दिल्ली में 6 जून से बंद युवाओं के टीकाकरण पर खुशखबरी। दिल्ली को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की करीब 1.5 लाख डोज मिली। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण को रफ्तार मिलेगी। एलोपैथ पर हमले के बाद विवादों में आए रामदेव का ताजा बयान। एलोपैथी को श्रेष्ठ माना और कहा वो खुद भी कोरोना की वैक्सीन जल्द लगवाएंगे। बोले हमारी मुहिम ड्रग माफियाओं के खिलाफ है। यूपी के गाजीपुर में वैक्सीन नहीं लगने से नाराज एक लड़की का सीएमओ ऑफिस पर हंगामा। महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की, जिसके बाद लड़की को थाने ले जाया गया। हरिद्वार में डाक विभाग की ओर से कराए जा रहे अस्थि विसर्जन का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। कहा यह सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ है। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में आज फिर सुनवाई। गंगा किनारे शवों को दफनाने की उच्च स्तरीय जांच। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोरोना का अपडेट आपने जान लिया। बात राजनीति की।
कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, कहा जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, राष्ट्रहित में सोचने वाली बीजेपी इकलौती पार्टी। जितिन प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस का हमलावर अंदाज, कहा इतना कुछ देने के बाद ये फैसला सहूलियत की राजनीति है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर पहले जितिन को कूड़ा कहा, फिर ट्वीट हटाया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले प्रियंका गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान होती तो जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर नहीं जाते, जितिन का जाना दुखद। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा पार्टी के जमीन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर आत्मचिंतन करने की जरूरत। हरीश रावत बोले जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़ की तरह। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कहा बीजेपी में जितिन प्रसाद का भविष्य उज्जवल है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाते ही शाहजहांपुर में समर्थकों ने गाड़ी से कांग्रेस का झंडा उतारकर बीजेपी का झंडा लगाया, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। राजस्थान कांग्रेस में फिर बगावत के सुर, सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह बोले पायलट से किया वादा पूरा होना चाहिए, उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी के सामने कैप्टन की पेशी के बाद पंजाब में पोस्टर वॉर, मोहाली में लगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर, मंगलवार को अमृतसर में भी लगे थे पोस्टर। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह की रिपोर्ट पर हरीश रावत बोले हमने रिपोर्ट फाइनल कर ली है, आज या कल किसी भी समय कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप देंगे। सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी में शामिल थे हरीश रावत। बिहार एनडीए में घमासान, जीतन राम मांझी की पार्टी ने समन्वय समिति बनाने की मांग की। बीजेपी ने कहा सरकार बेहतर समन्वय के साथ चल रही है, भ्रम पैदा करने वाले होंगे बेनकाब। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच टकराव, कैबिनेट मीटिंग में नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास योजना में छूट देने पर खुलकर सीएम के सामने ऐतराज व्यक्त किया। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने गुजरात सरकार की तारीफ की, ट्विटर पर लिखा इससे दूसरे राज्यों को सीख लेनी चाहिए, अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और नौकरियों के नुकसान को रोकना चाहते हैं तो तत्काल कदम उठाने की जरूरत। श्रीनगर में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के घर करीब 6 महीने बाद गुपकार नेताओं की बैठक हुई, बैठक में फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मौजूद रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया, कहा जिन मुख्यमंत्रियों से दोस्ती है उनसे बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा किसानों से बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार, किसान तर्क के साथ आपत्ति बताएं, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा प्रस्ताव है तो दे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर करीब 1 महीने से आदिवासियों का आंदोलन जारी, आदिवासियों ने आंदोलन शिफ्ट करने का आश्वासन दिया, कहा आंदोलन खत्म नहीं होगा, केवल भीड़ कम होगी। बिहार में बांका के मदरसे में विस्फोट को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान, कहा मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी का विवादित बयान, कहा लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, बेटियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, बेटियां बिगड़ती हैं तो उनकी मां जिम्मेदार है। पहलवान सागर हत्याकांड में जेल में बंद सुशील कुमार की अर्जी दिल्ली की अदालत ने खारिज की। सुशील ने जेल में स्पेशल सप्लीमेंट डाइट की मांग की थी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसा। मऊ जिले के दसई पोखरा में मुख्तार और उसके परिवार के नाम से मौजूद करीब 24 करोड़ की जमीन को जिला प्रशासन ने सीज किया। विवाद के बीच ट्विटर ने भारत सरकार से कहा नई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, 1 हफ्ते में सरकार को ब्यौरा देंगे। कोरोना के दूसरे साल भी किसानों को राहत नहीं, सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तिल की एमएसपी 452 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ी। महेश कुमार जैन दोबारा 2 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त, 21 जून को खत्म हो रहा था मौजूदा कार्यकाल। एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार को 9 महीने का एक्सटेंशन मिला, अब 62 साल की उम्र तक रहेंगे चेयरमैन, 30 जून को रिटायर हो रहे थे।
यस बैंक को 466 करोड़ की चपत लगाने वाले उद्योगपति गौतम थापर पर सीबीआई का शिकंजा। गौतम थापर समेत कई कंपनियों पर दर्ज किया केस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ने के करीब गौतम अडानी। अंबानी से अब केवल 44,000 करोड़ रुपए पीछे। अभी दुनिया के 14वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। रिलायंस पावर बोर्ड की रविवार को बैठक। इक्विटी शेयर और इससे जुड़े दूसरे जरियों से फंड जुटाने पर विचार होगा। रिलायंस इंफ्रा का कर्ज खत्म करने की कोशिश। जियो बना भारत का सबसे मजबूत ब्रांड और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर। ब्रांड फाइनेंस 2021 की रिपोर्ट में ये दावा किया गया। डिजिटल पेमेंट ऐप मोबीक्विक में अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से $20 मिलियन का नया फंड जुटाया। आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग। बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंचे विराट कोहली, रोहित और पंत एक साथ 6ठे नंबर पर। टॉप 10 में 3 भारतीय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए क्रिकुरू नाम से वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। संजय बांगड़ के साथ मिलकर सिलेबस बनाया। कुल 34 कोच सिखाएंगे क्रिकेट के गुर। बांग्लादेश पर शानदार जीत के बाद बोले भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री। अभी रिटायरमेंट का इरादा नहीं, मेसी से तुलना को बताया गलत। इंग्लैंड टीम के इयोन मॉर्गन और जॉस बटलर हो सकते हैं सस्पेंड। भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी मामले में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कर रहा है जांच। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। कोहनी में चोट से जूझ रहे कप्तान केन विलियमसन बाहर। टॉम लाथम को कप्तानी। बर्मिंघम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज से सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। WTC फाइनल से पहले तेज गेंदबाजों को आजमाना चाहेगा न्यूजीलैंड। कोरोना की वजह से ब्रेक के बाद दोबारा यूएई में शुरू हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला। पहले मैच में राशिद खान की ऑलराउंडर पारी की बदौलत लाहौर ने इस्लामाबाद को 5 विकेट से हराया। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी अहम खबर। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं करेंगे भारतीय एथलीट। मुंबई के मलाड इलाके में इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण मलाड इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें बीएमसी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज क्या अपडेट? मुंबई हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब संख्या 11 हो चुकी है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अस्पताल में घायल अवस्था में हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है। मुंबई की बिल्डिंग गिरने के बाद ये हादसा हुआ और ताज़ा अपडेट जो मिल रहा है, मरने वालों की संख्या इसमें बढ़ गई है और मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। सबसे दुखद यह है कि एक तो मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 11 लोगों की इस मामले में मौत हुई है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। आप सोचिए किस तरह की स्थिति उस वक्त रही होगी जब भरभरा के ये इमारत गिर गई होगी। मुंबई में जब भी बारिश की शुरुआत होती है, कुछ इसी तरीके से जो जर्जर इमारतें हैं वो जवाब दे जाती हैं और उसका खामियाजा उन आम जनता को भुगतना पड़ता है जो इंतजार कर रही होती है कि प्रशासन ऐसी तमाम इमारतों को आइडेंटिफाई करें और लोगों को कहीं और शिफ्ट करें। लेकिन देखिए अवस्था, ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और उस दौरान भी भारी बारिश का दौर जारी था। और मलाड में हुए इस हादसे के बीच मलबे से एक बच्चे की रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। रिहायश इमारत गिरने से महिलाएं और बच्चे समेत 17 लोग मलबे में दब गए थे। बीएमसी के मुताबिक अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए एक बच्चे को इस तरह से रेस्क्यू किया गया। एक एक जान को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब भी मुंबई में बारिश हो रही है और ये जो इलाका है यहाँ पर संकरी गलियां हैं और जो घर वहाँ पर बने हुए हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन मानी जाती है और हर बार जब मुंबई में बारिश होती है तो इस इलाके में हादसे पेश आते हैं। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर लोगों की जान इस तरह से इन हादसों में ना जाए, इस बात को सुनिश्चित करना। जो
मकान जिनकी हालत इस वक्त जर्जर बनी हुई है, उन मकानों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लोगों को सेफ एरियाज में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉनसून ने तो अभी दस्तक दी है। अभी भी बारिश का अलर्ट मुंबई में लगातार बना हुआ है और बुधवार के दिन अलग अलग इलाकों से हादसे की तस्वीरें सामने आई। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 मंजिला इमारत कैसे गिरी, 9 लोगों की मौत इस हादसे में हुई, कई लोग घायल हैं। हादसे की चपेट में मासूम भी आ गए। 8 बच्चों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। और ये इस वक्त सुबह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रात की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से एक एक कर बच्चों को यहाँ से आनन फानन में निकालने की कोशिश हुई। लेकिन आप सोचिए कि 3 मंजिला इमारत के ऊपर जब 4 मंजिला इमारत गिरी तो कितना भयावह वहाँ पर मंजर रहा होगा। और ये संकरी गलियां हैं, तो ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। जेसीबी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जो मलबा हटाने का काम अब भी कर रही है, क्योंकि आशंका ये व्यक्त की गई है स्थानीय लोगों की तरफ से कि इस मलबे के अंदर कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। कुल 18 लोगों की संख्या पहले सामने आ रही थी जिनका रेस्क्यू कर जिन्हें बाहर निकाला गया। पहले मौत का आंकड़ा 9 था, जो बढ़कर अब 11 हो गया। और सबसे दुखद बात ये कि इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। मुंबई में जगह जगह लगातार बारिश हो रही है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, बेहद ही ये दुखद हादसा, और हर बार बारिश की वजह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से सामने आती हैं, और इस बार इस हादसे में तो 8 मासूमों की भी जान चली गई। मृत्युंजय, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो हर बार मुंबई में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है और आज तक सीख नहीं ली गई। हमेशा इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, और इस बार इस हादसे में 8 मासूमों की भी जान चली गई। जी बिल्कुल, देखिए अभी 3 दिन पहले ही मुंबई महानगर पालिका ने एक इमारतों की सूची जारी की थी जो जर्जर हालत में है, और हर बार मानसून के हादसों में इस प्रकार के हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। इस बार भी वो खानापूर्ति मुंबई महानगर पालिका ने कर दी है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बीती रात जो घटना हुई है, अब देखिए उसमें 11 लोगों की मौत हुई है और अभी 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। ये जो मुंबई का मलाड इलाका है, मुंबई उपनगर में स्थित है, और ये मालवानी इलाके में यहाँ बहुत सारे अवैध निर्माण भी होते हैं, और ग्राउंड +1 और ग्राउंड +3 इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण अवैध तरीके से भी किया जाता है, लेकिन इसे बोलने वाला, देखने वाला, कार्रवाई करने वाला या रोकने वाला कोई नहीं होता। और जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तब आवाज उठाई जाती है, और यही हादसा बीती रात भी हुआ, और ये बड़े हादसे में अब तक इतनी 11 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। जी, यूपी के ललितपुर में वैक्सीनेशन के दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एक शख्स को 5 मिनट के भीतर वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई। जिस युवक को वैक्सीन की 2 डोज एक साथ ही लग गई हैं, उसका आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ आपस में बातचीत करने में व्यस्त था, इसलिए सेंटर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने 5 मिनट बाद ही वैक्सीन का दूसरा डोज लगा दिया। नर्स थी, वो बातें हमें इतनी हुई थी तो उन्होंने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत। युवक को पता नहीं था कि वैक्सीन की एक डोज में एक ही इंजेक्शन लगता था, इसीलिए जब उसे 2 इंजेक्शन लगाए गए तो उसने नर्सिंग स्टाफ का विरोध भी नहीं किया। वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद जब युवक की तबीयत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए भेजा गया। जब इस पूरे मामले पर सीएमओ से सवाल पूछा गया तो सीएमओ ने मामले को मानवीय भूल बताकर जांच का आदेश दे दिया। ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। ये पहला मामला है जब एक शख्स को एक ही दिन में वैक्सीन की 2 डोज दे दी गई हैं, जबकि नियमों के अनुसार वैक्सीन की 2 डोज के बीच करीब 1 महीने या उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए। नियमों की अनदेखी कर इस तरह की लापरवाही किसी की जान के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, लेकिन गनीमत रही कि युवक को सही समय पर इलाज मिल गया। हद दर्जे की लापरवाही दर्ज की गई है यहाँ। अब खबर बिहार की, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गए तो थे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने, लेकिन खुद लापरवाही करते हुए दिखाई दिए। ये बिहार के हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव हैं। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं।
ये खबर सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब खबर देखते हैं तो तस्वीरें चिंतित करती हैं। दरअसल तेज प्रताप बुधवार को मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे थे। कोरोना काल में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेज प्रताप के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताकर कोरोना वार्ड में घुस गए। विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें अपने समर्थकों को दूर रखना चाहिए। अस्पताल में इतने लोगों के साथ घुस जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ये प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है। कोरोना अभी गया नहीं है। जब तेज प्रताप यादव से इस बारे में सवाल पूछे गए तो वो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगने लगे। सब पूरा बंद, पूरा बुरा स्थिति है, जर्जर स्थिति है। सर स्वास्थ्य विभाग को नर्क बनाने का इन लोगों ने काम किया। बिहार में कोरोना पहले के मुकाबले कम होता दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे ऐसे नेताओं की लापरवाही कहीं कोरोना की तीसरी लहर को न्योता ना दे दे। बहुत अच्छा थॉट मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा कि मुझे भी सबके साथ वो थॉट शेयर करना चाहिए। वो ये है कि पेड़ की डाल पे बैठा पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पे नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। और ये भेजा है पार्था सेन गुप्ता ने। पार्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये थॉट हमारे साथ शेयर करने के लिए। वाकई बहुत ही खूबसूरत लाइंस है, वेरी इंस्पायरिंग। अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर दिखा देते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर बनने वाली फिल्मों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है। उससे जुड़ा अपडेट इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर फैसला सुनाएगा। सुशांत के पिता ने मांग की थी कि एक्टर सुशांत की जिंदगी पर आधारित फिल्म प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए। फिल्म में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते कैरेक्टर के इस्तेमाल पर रोक लगे। याचिका में सुशांत की बायोपिक पर बनने वाले प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया गया है। याचिका में न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, अ स्टार वॉज लॉस्ट और शशांक फिल्म का जिक्र है। पिछले साल 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से उनका शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब बात कंगना रनौत की। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दावा किया है कि वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली अभिनेत्री है, लेकिन काम न होने की वजह से वो पिछले साल का पूरा टैक्स नहीं भर पाई है। ट्विटर पर ब्लॉक होने के बाद कंगना अब इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी बात रख रही हैं। इस बार कंगना ने किसी बॉलीवुड के कलाकार पर निशाना नहीं साधा है। इस बार कंगना ने कोरोना से अपनी आय पर पड़ने वाले असर की बात साझा की है। मैं देश के हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंदर आती हूँ। मैं अपनी आय का 45% टैक्स के तौर पर देती हूँ। मैं देश की हाईएस्ट टैक्स पेइंग एक्ट्रेस हूँ, लेकिन काम न होने की वजह से पिछले साल में आधा टैक्स नहीं चुका पाई थी। तो 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और आज सूर्य ग्रहण का दिन है। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुखद समाचार ये है कि 8 बच्चे भी शामिल हैं और अब इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बीएमसी लापरवाह नहीं होती तो हादसा नहीं होता। राम कदम ने कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या। तो बीजेपी नेता राम कदम ने बयान देते हुए बीएमसी को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है इन मौतों के लिए जिम्मेदार केवल बीएमसी है और ये कोई हादसा नहीं है बल्कि ये हत्या है। तो मुंबई हादसे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। हमने बताया था आपको कि मलाड इलाके में इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है, इनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। और इसी पर अब बीजेपी नेता राम कदम का बयान सामने आया है, जिन्होंने बीएमसी को इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि बीएमसी अगर लापरवाह नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि यह हादसा नहीं हत्या है। तो मलाड हादसे को लेकर बीजेपी का शिवसेना पर हमला। बीजेपी नेता राम कदम ने इस हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि आप जानते हैं बीएमसी इस वक्त शिवसेना के पास है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एडिशनल सीपी की ओर से कहा गया है। क्योंकि मुंबई हादसे में इस वक्त जो अपडेट मिल रही है, मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? हर साल मुंबई ये सवाल पूछती है। इस तरह की तस्वीरें हर बार मुंबई से सामने आती हैं। जब भी मॉनसून मुंबई में दस्तक देती है, इस तरह के हादसे अलग अलग इलाकों में पेश आते हैं और खासकर
मलाड इलाका मुंबई का, जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जिसकी वजह से ये हादसे पेश आते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय से बात कर लेते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मृत्युंजय, देखिए मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो घायल लोग थे अस्पताल में भर्ती, क्या उनकी स्थिति के बारे में कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो ये इस हादसे में 20 लोग फंस गए थे, जिसमें से 18 लोगों को अब तक निकाला गया है, 11 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हैं। ये जो 7 लोग घायल हैं, इसमें से कुछ लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज शताब्दी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि इन 7 लोगों में गुलजार अहमद अंसारी, करीम खान और सूर्यमणि यादव और रिजवान सैयद, सलीम शेख, धनलक्ष्मी बेबी, ये लोग स्टेबल बताए जा रहे हैं। लेकिन 2 लोग हैं जिनकी तबीयत, जिन्हें गंभीर चोट लगी है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो राहत की बात यह है कि जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जो मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और उनका जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। उन्हें निकालने का काम अग्निशमन विभाग द्वारा किया जा रहा है। जी, किस तरफ है? श्री मृत्युंजय, शुक्रिया आपका। ये जानकारी दर्शकों के साथ आपने साझा की। नजर आप बनाए रखेगा क्योंकि ये बड़ा हादसा है और बेहद दुखद ये हादसा। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े 73% बढ़ गए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अपर सचिव की तरफ से ताजा आंकड़े के मुताबिक मरने वालों की संख्या 73% बढ़ गई है। कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें 9,375 लोगों की मौत दिखाई गई है, जबकि 7 जून यानी सोमवार को यह आंकड़ा 5,424 था। और 2 दिन के अंदर यह आंकड़ा इतना कैसे बढ़ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। तमाम पाबंदियों के बीच भी लगातार जो आंकड़े थे उनमें इजाफा देखा जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि अनलॉक वहां पर शुरू हो गया है, उसके बाद अब आगे की स्थिति क्या होगी, इस पर भी चिंता बनी हुई। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, ये बहुत हैरान करने वाले आंकड़े हैं, 2 दिन के भीतर इतना बड़ा इजाफा। दरअसल ये आंकड़े जो है वो पुराने हैं। जिस हिसाब से लाशें जलाई जा रही थी, कोरोना से मौत हुई थी, उसको लेकर जो हिसाब रखे जा रहे थे, उनका लेखा जोखा रखा जा रहा था, उसमें गड़बड़ी थी। और 18 मई को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं है, इसे जांच कराई जाए और सही आंकड़ों को पेश किया जाए। तो इसके तहत एक कमेटी बनी थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और फिर जब जांच की गई तब ये आंकड़े सामने आए हैं जो 73% ज्यादा है। तो जाहिर है कि ये आंकड़े सिर्फ 2 दिन में नहीं बढ़े हैं, बल्कि ये पिछले कई दिनों में जो मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से और उन्हें पंजीकृत नहीं किया गया था, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन आ गया है, इसलिए ये आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं। जी, कहा जा रहा था कि मौत छिपाई जा रही है, तो अब सामने आ रहा है, हालांकि इसका आंकड़ा और बढ़ सकता है। बिल्कुल। और देखिए, जितिन प्रसाद के पार्टी बदलने के बाद चुनाव में फायदे नुकसान की चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि क्या विचारधारा कोई ऐसी चीज होती है जो रातों रात बदल जाए। चुनाव को ध्यान में रखकर नेता कभी इधर तो कभी उधर जाते हैं। पार्टी बदलते ही नेता दूसरी पार्टी की विचारधारा कैसे अपना लेते हैं। तो जितिन प्रसाद कल कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले वक्त में कम हो जाएं, ऐसा लग नहीं रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच फिर रार तेज हो गई है। इसके संकेत खुद सचिन पायलट ने दिए हैं। एक बयान में सचिन ने आलाकमान से नाराजगी जताई है और उनके मुद्दों को न सुलझाने के आरोप लगाए हैं। सचिन के आरोपों को कांग्रेस के महासचिव कुंवर जितेंद्र का साथ मिला है। बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से, जो भी है, उनको पूरा जरूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको जरूर पूरा भी करना चाहिए। बगावत के सुर यूपी से होते हुए राजस्थान और फिर मुंबई तक सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर गुजरात मॉडल की तारीफ की और लिखा, अन्य राज्यों से सीखने के लिए एक अच्छा कदम, इसे एक संवेदनशील इशारा न समझे। हर राज्य को हस्तक्षेप कर हॉस्पिटैलिटी सेंटर में नौकरियों को बचाना होगा। कांग्रेस के नेता भले कैमरे के सामने ऑल इज वेल का जाप अलाप रहे हों,
लेकिन उत्तर से पश्चिम तक उठ रहे बगावती सुर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इरफान जी का स्वागत करते हैं। इरफान जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज आपकी मास्टर क्लास में आपकी स्टूडेंट आपके बिल्कुल साथ है और आपके साथ मिलकर मैं पिछली बार आपने अपनी वर्कशीट नहीं दिखाई थी, इसलिए आपको पनिशमेंट के पब्लिक के सामने आज आपको बिल्कुल ड्राइंग करने हैं मेरे साथ। क्योंकि पिछली बार प्रतिमा ने तो अपनी आपको स्केचिंग दिखाई थी, लेकिन मैं बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज नहीं बच पाऊंगी। आज तो करना ही पड़ेगा। शेप्स के ऊपर कैसे कैसे फेसेस को हम बना सकते हैं। आप देखिए, ये एक सर्किल जैसे है ये, तो यहाँ से आप लेंगे इधर, सबसे पहले आप सर्किल को यहाँ तक खींच लेंगे। उसके बाद में एक आई ये बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे, एक कान आपने ये बनाया, दूसरा बनाया, बाल आपने ये लिया, नाक छोटी सी बना देंगे, और ये आपने ये एक चेहरा आपका ऐसे तैयार हो गया। देखिए सेकंड वाले में आप लेंगे इसी तरह से दो कान जो बराबर से बनाएंगे आप दोनों कानों को, दो आँख बीच में इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ तक इसको लेकर के आएंगे, क्योंकि ये शेप ऐसी का है। नीचे तक चिन थोड़ी सी आप लंबी भी कर सकते हैं। ये एक लाइन एल जैसा थोड़ा सा आप बनाएंगे इसको, नाक को। बाल को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, ये आपने बनाया, एक चेहरा ये बन गया। देखिए इसी तरह से स्क्वायर के अंदर कुछ चेहरे होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, उनको आप कैसे बनाइए। दो कान आपने ऐसे बनाए, दो आंखें बराबर बराबर से बना के। अब आप देखिए इनको, आपने देखा होगा इस तरह के लोग अक्सर ही आपको मिलेंगे, ये इस तरह का। अब देखिए मल्लिका, देखिए क्या बना रही हैं। बहुत बढ़िया मल्लिका ने, देखिए बहुत काफ़ी प्रयास किया है। उसी तरह से आप भी बनाते रहिए हमारे साथ में। देखिए इस तरह के चेहरे भी होते हैं ना, कुछ चेहरे होते हैं ऊपर से इस तरह के होते हैं, कद्दू के आकार के होते हैं। देखिए कुछ लोगों के चेहरे लेकिन ये यहाँ पर मैंने आपको ये एक बच्चा बनाया है। इस तरह से ये देखिए एक बच्चे का शेप बन गया, क्योंकि शुरुआत में इसी तरह के होते हैं अक्सर चेहरे। तो ये आपको मैंने आज चेहरों के बारे में बताया कि कितनी तरह के चेहरों से, लाइनों से आप चेहरों को बना सकते हैं। तो इरफान जी की मास्टर क्लास से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने अपनी एंट्रीज हमें भेजी भी हैं। एक बार जरा उस पर भी रिपोर्ट देख लें। पहली तस्वीर भेजी है नाइसा सिंह ने। नाइसा ने मौजूदा वक्त की बड़ी चुनौती को खूबसूरत ढंग से अपनी कल्पना के रंग में रंगा है। वैक्सीन को लेकर फैल रही तमाम भ्रांतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और भ्रम से भागो वैश भी दिया है। दूसरी तस्वीर भेजी है शुभम शर्मा ने। शुभम ने पेंटिंग के जरिए ट्विटर के मौजूदा विवाद को पन्नों में उतारा है। नोएडा के रहने वाले 9 साल के सम्यक आनंद अपने स्कूल के दिनों को मिस कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को उन्होंने भी पेंसिल से पन्नों पर उकेरा है और वो स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया इरफान जी और शुक्रिया मल्लिका, आपका भी बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत आपने की, कोशिश आपने की। तो इरफान जी की मास्टर क्लास इसी तरीके से नमस्ते भारत में जारी रहेगी। आप भी अपने स्केचेस बनाकर हमें भेजिए namaste-bharat@abpnetwork.com पर। आपकी एंट्रीज का हमें इंतजार रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।